वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन पैंडास के डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी पाइथन फंडामेंटल्स, पाइथन स्ट्रिंग, पाइथन लिस्ट, पाइथन डिक्शनरी एंड पाइथन पैंडास सीरीज के एमसीक्यूज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मेरे चैनल टेक टिप नाउ के होम पेज पर इन्हें देख सकते हैं। इन एमसीक्यू वीडियोस को देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल टेक टिप नाउ को ओपन करें, उसके होम पेज में आपको ये सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1000 एमसीक्यू की ई बुक जो मैंने प्रिपेयर की है, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 129 रुपीज। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे विजिट कर सकते हैं। इसके होम पेज पे ही इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसे परचेस कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिलेबस, एमसीक्यू और नोट्स का लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपको केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पे बेस्ड नोट्स आपको चाहिए रीडिंग के लिए, तो आप नोट सेक्शन पे जाके वो सारे ही टॉपिक के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस बुक के अलावा एमसीक्यू की यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस एमसीक्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एमसीक्यू की ई बुक का एक सैंपल कॉपी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें तकरीबन 100-150 क्वेश्चंस है। इसके लिए यदि आप इसे क्लिक करें, देन यू कैन सी ऑल द कंटेंट्स का लिस्ट, और साथ ही साथ ये सैंपल बुक आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप इसे अपने रेफरेंस में ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और साथ ही आप चाहें तो इसे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी एमसीक्यू के यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज भी लिंक मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल यदि आपने अभी तक नहीं किया है, या आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ऑलराइट, सो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 599। इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहां पर आप कैमल केसिंग में देख रहे होंगे pd डॉट डेटा फ्रेम, जिसका d और f कैपिटल है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो उसकी स्पेलिंग में d और f कैपिटल होता है। तो ये डेटा फ्रेम मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 600। यहां पर ये बोलता है फाइंड इनवैलिड स्टेटमेंट इन रिगार्ड ऑफ डेटा फ्रेम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कथन डेटा फ्रेम के संबंध में सही नहीं है। डेटा अक्रॉस कॉलम्स शुड बी ऑफ सेम टाइप, अर्थात जब आप कोई डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि डेटा फ्रेम क्या होता है हम जानते हैं, ये एक 2D डेटा स्ट्रक्चर है। मैं इसका एक सैंपल लेता हूं। सो लाइक यू कैन सी दिस इज माई डेटा फ्रेम। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो डेटा होता है अक्रॉस द कॉलम, दीज आर माई कॉलम्स, ये सेम होना चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर इसे 2.0 कर दें, इसे m कर दें, या किसी भी तरह की वैल्यूज को आप किसी भी पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में स्टोर कर सकते हैं। सो दिस वन इज वैलिड। द सेकंड ऑप्शन इज सेइंग साइज इम्यूटेबल कॉमा वैल्यू म्यूटेबल। इसका मतलब ये है कि साइज जो एक बार आपने डेटा फ्रेम का डिफाइन कर दिया, आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि आप जब चाहें इसमें नया कॉलम या नया रो ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनवैलिड है। अगला स्टेटमेंट है इंडेक्स एंड कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम कैन बी ट्रांसपोज्ड। तो आप इस डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, इन द सेंस जो हमारी रोज हैं वो कॉलम का प्लेस ले लेंगी, और जो कॉलम की वैल्यूज हैं वो रो की प्लेस में आ जाएंगी। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपोज। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। तो आप डेटा फ्रेम में t नाम के एट्रीब्यूट को यूज करके इसे ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन वैलिड स्टेटमेंट। द लास्ट वन इज सेइंग दैट कैन बी बिल्ट पासिंग CSV फाइल डेटा। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप अपने डेटा फ्रेम को किसी CSV फाइल के डेटा के बेसिस पे या उसके डेटा को इंपोर्ट करके भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम CSV फाइल का डिस्कशन करेंगे तो वहां पर इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल in this question option number B is invalid. The next question, predict the result D equal to, ये डिक्शनरी है जिसमें name colon ABC colon age and again comma age colon 1058। आप देखेंगे यहां पर ये एक डिक्शनरी है जिसमें ये की है और जो वैल्यूज हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है।
इस डिक्शनरी की बेसिस पे फिर हम यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका क्या आउटपुट होगा। तो देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो की होती है वो कॉलम का रोल प्ले करती है, और जो इसकी वैल्यूज होती हैं ऑब्वियसली वो इसकी बेसिस पे डेटा फॉर्म होता है। तो चूंकि ये सिंगल डिक्शनरी है तो वहां यहां पर ये बात लागू होती है। इन केस ये 2D डिक्शनरी होता तो उस सिचुएशन में दो कीज आपको मिलती, एक आउटर की और एक इनर की। तो आउटर की जो होती हैं वो कॉलम का रोल प्ले करती हैं या कॉलम लेबल के रूप में इस्तेमाल होती हैं, जबकि इनर कीज जो होती हैं वो रो लेबल के फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं। आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे जब आप इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे तो ये जो नेम होगा ये कॉलम का लेबल बन जाएगा, सिमिलरली एज भी। और जो नेम है इट विल बी लाइक ए बी एंड सी। एज में हम प्लेस कर देंगे 10, 5 एंड 8 को, और जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है ऑफ रो दिस विल बी लाइक 0, 1 एंड 2। So based on this we can say option B is correct. Let's move to the next question. What will happen if you execute D equal to PD dot data frame? In bracket we have placed again this dictionary, and this time we are taking this index equal to RGB. So you can notice that जब आप बिना इंडेक्स के इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे तो इसमें दो लेबल्स आएंगे A एंड B, और इनकी जो वैल्यूज होंगी दिस विल बी लाइक 10, 5 एंड 6, 4। नाउ अगर आप इसके इंडेक्स को देखें तो यहां पर हमने तीन वैल्यूज पास की हैं RGB। इसका मतलब ये B जो है इट इज इनवैलिड। इस सिचुएशन में आपको ये प्रोड्यूस करेगा वैल्यू एरर, बिकॉज लाइक प्रीवियस सेशन में जब हम सीरीज की बात कर रहे थे हमने आपको बताया था कि जब आप किसी डेटा फ्रेम को या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को जब आप क्रिएट करते हैं पाइथन पे, ड्यूरिंग क्रिएशन अगर वैल्यू और इंडेक्स मिसमैच होते हैं दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज व्हाट योर वैल्यू एरर। एंड अगर ड्यूरिंग डेटा एक्सेसिंग आपकी वैल्यू और इंडेक्स मिसमैच होते हैं, मैं बात कर रहा हूं जब आप डेटा को रिट्रीव करते हैं उस समय इंडेक्स एरर प्रोड्यूस होता है। मैं माफी चाहूंगा अपनी राइटिंग के लिए। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन ए लाइक आई सेड। अगला क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम एज गिवन बिलो यूजिंग 2D डिक्शनरी। अब ये हमारा डेटा फ्रेम है, यदि आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं सो दिस टाइम आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये कैसे क्रिएट करना है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी इसे देखा है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इस बार ये 2D डिक्शनरी की बात कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कॉलम लेबल की बात करते हैं तो ये हमारी आउटर कीज होती हैं, और जो इनर कीज होती हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज रो लेबल्स। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से, यदि आप ध्यान से देखें तो दिस इज व्हाट माय आउटर की। सो ये हो गया मेरा कॉलम, और इसके बाद जो इनर डिक्शनरी है उसमें एक्स एंड वाई को हमने रो लेबल्स के लिए प्रयोग किया है। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग दैट दिस इज assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। assertion में इट इज सेइंग दैट जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे देयर आर टू डिक्शनरीज D1 एंड D2। यहां पर दो की वैल्यू पेयर्स हैं जिसमें कीज है A एंड B। D2 में है A एंड C। जब आप इन दोनों को कंबाइन करके डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे सो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी लाइक दिस। हालांकि ये एक टाइपो एरर है, बिकॉज जो आउटर कीज होती हैं दैट इज योर 1 एंड 2 आर ट्रीटेड एज व्हाट कॉलम लेबल्स। सो इट शुड बी लाइक दिस A, B एंड C। एंड जब आप इनकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे सो फॉर D1 इट इज 10, फॉर D2 इट इज 8। सिमिलरली मैं अदर वैल्यूज को यहां पे ले लेता हूं। दिस इज माई B5, बट इन सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम देर इज नो B। तो जब आपकी मैचिंग कीज नहीं होती हैं या यूनिक कीज को चूंकि डेटा फ्रेम कंसीडर करता है सो यहां पर ये नैन प्लेस करेगा। सिमिलरली फॉर दिस D1 इन द सेंस फॉर कॉलम लेबल 1 देर इज नो C, तो यहां पर भी ये मिसिंग वैल्यू हो जाएंगी, और यहां पर इसकी वैल्यू प्लेस हो जाएगी फॉर कॉलम लेबल 2 के लिए दैट विल बी योर 3। सो ये बेसिकली क्रिएट होगा। तो आप इसे इस तरह से कंसीडर करेंगे। यू कैन नोटिस हियर दैट जब आप कोई डिक्शनरी या मल्टीपल डिक्शनरी की बेसिस पे कोई डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो वो जितनी भी यूनिक कीज होती हैं उन सभी को हमारे डेटा फ्रेम में क्रिएट करता है एज ए कॉलम और रो, और जिन कीज की वैल्यू उसे नहीं मिलती है वहां पर NaN को प्लेस कर दिया जाता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बट इसका जो रीजन यहां पे दिया है उसे हम देखते हैं दैट 2D डिक्शनरी विद डिसिमिलर कीज एज इनर डिक्शनरीज डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड विथ मिसिंग वैल्यूज असाइन टू नॉन मैचिंग कीज। तो जैसे मैंने आपसे कहा उसी तरह से ये रीजन भी बिल्कुल सही है कि नॉन मैचिंग कीज के लिए NaN प्लेस कर दी जाती हैं।
So in the sense we can say that both assertion and reason is correct and R is the correct explanation of this A. Let's move to the next question. Here it is asking that this is the data frame, इसका नाम है CNET. यहाँ पे 2 कॉलम्स है, वायरलेस एंड वायर्ड, कोड नेम एंड प्राइस. इसकी बेसिस पे यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स का डेमोन्स्ट्रेशन है. That is CNET.shape, CNET.index, CNET.size and length CNET. This is basically pre-built method. So first of all this shape attribute basically हमारे डेटा फ्रेम का जो साइज है इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को इन फॉर्म ऑफ टपल्स रिटर्न करता है. तो इसका जो करेक्ट मैच होगा दैट इज 1C. द सेकंड इज सेइंग CNET.index. तो इंडेक्स जो होता है हमारे डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स वैल्यू है उसको रिटर्न करता है. सो इट विल रिटर्न यू व्हाट दैट इंडेक्स और इसके ब्रैकेट की वैल्यूज. CNET.size टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट शो करता है एंड ये नल वैल्यूज को या मिसिंग वैल्यू को भी काउंट करता है. बेस्ड ऑन दिस वी कैन से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6, सो द आउटपुट विल बी ऑप्शन बी. एंड लेंथ और यू कैन से लेन मेथड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे डेटा फ्रेम को पास करके इट विल शो यू टोटल नंबर ऑफ रोज. सो इसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट विद देयर एप्रोप्रिएट रिटर्न टाइप. लाइक आई सेड df.shape ये आपके टपल को रिटर्न करता है. df.value जो भी वैल्यूज डेटा फ्रेम की होती है उसे एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है. df.loc LOC इज बेसिकली फॉर स्लाइसिंग डेटा फ्रेम. तो जब आप स्लाइसिंग करेंगे किसी डेटा फ्रेम का तो उसका आउटपुट भी डेटा फ्रेम ही होगा. सो LOC इज रिलेटेड टू दिस डेटा फ्रेम. आई कैन मैच ऑल दिस लाइक दिस देन दिस. एंड सिमिलरली df.size जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे सो लाइक आई सेड ये टोटल नंबर्स रिटर्न करेगा. So this will be like int. It should be actually 1, then 2, then 3 and 4. So based on this we can say option C is correct. Let's move to the next question. Here it is saying that यहाँ पर दो statement है. The first one is saying while adding rows in a data frame, make sure sequence containing values for different columns has values for all the columns. Otherwise Python will raise value error. In the sense there are suppose 3 columns एंड इसमें अगर आप कोई रो को ऐड करेंगे तो इसका मतलब आपको ये 3 वैल्यू ही देना है, इसके अलावा अगली कोई वैल्यू आप नहीं दे सकते. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. द रीजन इज व्हाट, अगर आप यहाँ पे रो नंबर 4 या कोई 4th वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा फ्रेम उसको एक नए कॉलम के रूप में ऐड करेगा. एंड द सेम इज द केस विद द कॉलम. से फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 रोज. अगर आप इस ए में पास करते हैं 3 and 6, सो दिस विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. So ये ऑप्शन गलत है. Now the second option is saying that we can use this at LOC and ILOC to add or modify a new row in a data frame. Well, according to me, LOC and ILOC in fact at को भी हम नया रो ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट जहां तक मॉडिफाई करने की बात है we cannot modify the value of any column or row with the help of this at or you can say this ILOC. So for me this is wrong option. If you have any doubt or query or suggestion, please tell me or you can check it. So according to me, both the options are false here. Let's move to the next question. It is asking that for given data frame DF, there are 3 columns A, B, C and row numbers are like 1, 2, 3 and 4. We have to predict the output of this given code. Here it is saying that print in bracket length of DF, then it should be df.shape. Please आप इसे correct करें and comma लगा के df.size. You can notice here len of df in the sense total number of rows. So this is what my 4. Now it is saying that df.shape in bracket 0. By default when you use this df.shape it returns what? Total number of rows, that is my 4, comma लगा के total number of columns. So that is what my 3 like this. But here it is saying that if you use this shape in bracket what this 0, so it will indicate this row. So it will return only 4. So this is my 4 and df.size in the sense total number of elements regardless of this missing value. So it should be 12 only. So the correct answer is option number B. Move to the next question. It is saying that in the previous question, if you want to count non-NA values for each column, then what code we can write? In the sense अगर आपको non-missing values को count करना है, for that we can use this df.count method. Let's move to the next question. Here it is saying that for given data frame item, write code to display values of column that is iname. अगर मुझे इस डेटा फ्रेम के सिर्फ iname को डिस्प्ले करना है
तो उसका जो तरीका है, या तो आप जो डेटा फ्रेम है, देखिए एक फंडामेंटल है, डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप डीएफ लगा के, डॉट लगा के उसका कॉलम लेबल दे सकते हैं, या फिर डीएफ के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम के लेबल को मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप डेटा फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल नो दैट स्लाइसिंग के लिए हम एलओसी का प्रयोग करते हैं, तो यू कैन सिंपली टेक दिस डॉट एलओसी, स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन के पहला लेबल हम लेते हैं रो का, चूंकि हमें सारी रोज चाहिए इसलिए हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, कोलन के बाद कॉमा लगा के वी विल प्लेस कॉलम लेबल अगेन। तो इस तीनों तरीके से हम डेटा फ्रेम के कॉलम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस वी कैन सी ये तीनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम आइटम इन क्वेश्चन नंबर 610, हम 61 क्वेश्चन 0 पे आते हैं। दिस इज व्हाट माय 610। राजू हैज रिटन 3 डिफरेंट कोड टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 रोज। तो पहली 3 रोज अगर आपको डिस्प्ले करनी है, इसका मतलब आप हेड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर दिस हेड नाउ बिकॉज हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। टॉप ऑर्डर रोज को डिस्प्ले करने के लिए हेड का इस्तेमाल होता है, एंड बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स 5 नंबर ऑफ रोज, आई मीन टॉप 5 रोज। तो आपने 3 पास कर दिया, मतलब टॉप 3 रोज रिटर्न करेगा। सो दिस इज राइट। विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग वी कैन ऑल्सो फाइंड टॉप ऑर्डर रोज। सो जब आप लिखते हैं df.iloc, and iloc in the sense it uses what default index, so default index in the sense 0 1 2 and so on. So when you take this colon 3, so 3 will be excluded, the only 0 1 and 2, that is first 3 rows को ये display करेगा। So that is also correct, but यहाँ पे लिखता है df.loc, we are starting with this 1. Now if 1 is label, you can check here, yes it is label number 1, so 1 2 3, इसका मतलब ये 1 2 को डिस्प्ले करेगा, not 3, so ये गलत ऑप्शन है। Based on this we can say that option 1 and 3 are correct, that is option C. Move to the next question. It is saying that for given data frame df, write code to display first 2 rows and 2 columns. तो पहली 2 रो और 2 कॉलम। So like now we know that iloc is for basically default index. So when you take this colon 2, इसका मतलब 0 1 means first 2 rows, and similarly colon 2 for column again 0 1, that means first 2 columns. This is the correct one. And iloc अगर आप 0 colon 1 करेंगे doesn't make any sense, and loc बाकी भी कोई सेंस नहीं बनाता है। So the correct answer is option A. Move to the next question. It is saying that for given data frame this club, यहाँ हमारे पास ये क्लब है। It is asking that if you execute this code club ब्रैकेट में फीस, तो आप देखें यहाँ पे फीस नाम का कोई कॉलम नहीं है। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, यू कैन काउंट हियर देयर आर 5 द वैल्यूज, एंड यू कैन सी देयर आर 5 रोज। इट मींस इस कोड को जब आप रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और ये फीस नाम का कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इट विल एग्जीक्यूट इट सक्सेसफुली एंड ऐड अ न्यू कॉलम फी विथ वैल्यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It is saying that for given data frame club, which of the following code one can write to update or add column fee? Now we have seen club ब्रैकेट में नया कॉलम का नाम दे दीजिए, वैल्यू पास कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस ऐड का या LOC मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसकी बेसिस पे इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? लाइक आई सेड कि जब आप ऐड मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो पहले तो आप यहाँ पे नोटिस करिए कि जो ऐड का सिंटेक्स होता है, वी टेक इन दिस वे, हम पहले ऐड लेते हैं, फिर रो मेंशन करते हैं, कॉमा लगा के हम कॉलम मेंशन करते हैं। सो यहां पर चूंकि हमने कोलन यूज का इस्तेमाल किया है, तो कोलन इज नॉट अलाउड, तो पहला स्टेटमेंट ही यहां पे रॉन्ग है। सो पहला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। द सेकेंड इज क्लब डॉट एलओसी विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। कोलन का मतलब है ऑल रोज, कॉमा लगा के ओनली फी। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो नया कॉलम ऐड हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी देखा इस क्वेश्चन में। सो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर गिवन डेटा फ्रेम क्लब इन क्वेश्चन नंबर 613, यू हैव आस्क्ड टू डिलीट फी कॉलम. व्हाट कोड यू राइट टू डू सो? वेल, क्वेश्चन नंबर 613 में हमने इस फी कॉलम को इंसर्ट किया। नाउ इट इज सेइंग दैट कि यदि आपको किसी डेटा फ्रेम के कॉलम को डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे? सो देयर आर टू वेज, या तो आप del मेथड का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट del जो होता है वो कॉलम्स को डिलीट करता है और ड्रॉप जो होता है बाय डिफॉल्ट आपके रोज को डिलीट करता है। इस क्वेश्चन में चूंकि यहाँ पे del मेथड का इस्तेमाल किया है, तो किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करने के लिए हम जानते हैं हमें लेना होगा df, स्क्वायर ब्रैकेट में जाकर हमें लिखना होगा कॉलम का लेबल। तो जब आप कॉलम का लेबल लेंगे
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में और इसे पास कर देंगे del मेथड में. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is saying that Supriya also tried to execute following code to delete fee column from club data frame that have asked in question number 615. तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है. यहां पर यह बोलता है कि सुप्रिया ने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो क्या ये वर्क करेगा. अभी मैंने आपसे बताया कि जब आप ड्रॉप मेथड को यूज करते हैं डिफॉल्ट ये रो को डिलीट करता है, लेकिन अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको एक और आर्ग्यूमेंट पास करना होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सिस. नाउ हम जानते हैं कि एक्सिस बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में इस्तेमाल जब किया जाता है तो वहां पर अगर रो को रिप्रेजेंट करना है तो इक्वल टू 0 करते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट करना है तो वी ऑलवेज राइट एक्सिस इक्वल टू 1. इसलिए हमने यहां पे लिखा एक्सिस इक्वल टू 1. तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और आपके टेबल से फी नाम के कॉलम को डिलीट कर देगा. So we can say option A, that is yes, it will execute successfully and delete fee columns. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Here it is saying that Sandesh has written following code to create a data frame with boolean index. तो boolean index के साथ इसने एक कोड बनाया है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का. I mean लिखा है डेटा फ्रेम है, 3 वैल्यूज हैं, इंडेक्स में ट्रू फॉल्स ट्रू डाल दिया, लेकिन जब आप उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो एरर शो होगा. क्या रीजन हो सकता है या क्या इसमें सही कोड होना चाहिए. वेल देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग में हम ट्रू को लिखते हैं कैपिटल टी के साथ में और फॉल्स को हम लिखते हैं एफ के कैपिटल करके. सो चूंकि आप देखेंगे यहां पर ट्रू फॉल्स ट्रू स्मॉल लेटर में है तो इन कीवर्ड्स को हमें इस तरह से लिखना होगा. तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट. चूंकि ट्रू फॉल्स एंड ट्रू कीवर्ड्स हैं इसलिए यहां पर इसके कोटेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट df.iloc in bracket 3:6 then :2 will display. वेल ILOC है, डिफॉल्ट इंडेक्स यूज करेगा. इट मींस लेबल चाहे कुछ भी हो आपके डेटा फ्रेम का, ये जो इंडेक्स लेगा दिस विल बी लाइक दिस ओनली. सो 3 to 6 का मतलब है 3, 4 एंड 5 को ये लेगा. इसका मतलब रो नंबर 4, 5 एंड 6 को. तो वी कैन से 4 to 6 रो एंड सेम इज द केस विथ कोलन. कोलन 2 का मतलब होगा 0 एंड 1, मतलब फर्स्ट 2 कॉलम्स को. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is saying that suggest correct terms for numbered circle for given data frame anatomy. यहां पर हमें बताना है कि ये जो 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा और 3 में क्या आएगा. देखिए ये कॉलम लेबल्स हैं, ये रो इंडेक्स हैं और ये हमारा मिसिंग वैल्यू है. रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल को डिस्प्ले करने के लिए एक्सिस यूज करते हैं. एक्सिस इक्वल टू 0 का मतलब होता है रो लेबल्स, बट 2 नंबर के बॉक्स में आएगा रो लेबल. इसका मतलब 2 में होगा एक्सिस इक्वल टू 0 और 1 में होगा कॉलम लेवल दैट इज एक्सिस इक्वल टू 1. इसका मतलब ये, और 3 में मिसिंग वैल्यू. सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन नंबर बी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. द फर्स्ट इज सेइंग दैट अ डेटा फ्रेम कैन बी कंपेयर्ड विथ स्प्रेडशीट. तो ये बिल्कुल सही बात है बिकॉज डेटा फ्रेम 2D डेटा स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल है. स्प्रेडशीट में भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इसलिए हम डेटा फ्रेम को कंपेयर कर सकते हैं हमारे स्प्रेडशीट के साथ में. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट डेटा फ्रेम कैन बी रीशेप्ड. रीशेप का मतलब ये कि डेटा फ्रेम के साइज को आप चेंज कर सकते हैं. इसका मतलब कभी भी आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, रो ऐड कर सकते हैं. तो ये बिल्कुल सही है. डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग CSV डेटा विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड द लास्ट वन इज सेइंग दैट टू वर्क विद डेटा फ्रेम pandas लाइब्रेरी शुड बी इंपोर्टेड. तो ये भी बिल्कुल सही बात है. ओवरऑल वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज रॉन्ग हियर. Let's move to the next question. For given data frame item in question number 610, write code to display item name biscuit. Well, question number 610 को हम देखते हैं. So as you can see here, यहाँ पर हमें इसको डिस्प्ले करना है बिस्किट को. So this is what item name column and the row label is what your 7. So based on this, here it is saying that df.iat. Well, सबसे पहली बात तो ये कि row label है 7 and column का नेम है iname. So मैं ऑलरेडी पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप लिखते हैं df.iat, ये एक सिंगल वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन IAT में हम डिफॉल्ट इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं. तो जो रो लेवल 7 था उसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स अगर आप काउंट करेंगे तो वो 6 आएगा और आइटम नेम जो था वो थर्ड कॉलम था, इसलिए उसका जो इंडेक्स लेबल होगा दैट विल बी 2. सो दिस इज करेक्ट वन. सिमिलरली df.item name का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके ब्रैकेट में हमें मेंशन करना होगा इस 7 को. So this is again correct. C is saying that df.at. तो हम at का भी इस्तेमाल कर सकते हैं for the labels. इसमें हम पास करेंगे 7, column name. So that is also correct.
So based on this we can say all of the above. Let's move to the next question. Here it is saying that can we write df.loc in bracket 7 comma name to display biscuit asked in question 850. So now we all know that by default LOC जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं, या यूं कहें कि स्लाइसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी हेल्प से हम सिंगल वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं. सो डेफिनेटली ये आपको इस बिस्किट को डिस्प्ले करेगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is saying that Suresh has written following code to rename the column A, B to M, N of data frame as given below. अब यहां पर ये df डॉट रीनेम इसने लिया है, इसमें इंडेक्स इक्वल टू केवल इसने mn किया है, जबकि हमें यह बताना होगा कि m जो है वो a के लिए है और b के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, n को. तो वी ऑल नो दैट कि रीनेम मेथड का तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो इंडेक्स में हम वैल्यूज चेंज करते हैं ओल्ड टू न्यू, इसके लिए हमें डिक्शनरी का इस्तेमाल करना होता है. सो बेस्ड ऑन दिस इफ यू लुक एट दिस ऑप्शन नंबर सी, यहां पर लिखा है df डॉट रीनेम इंडेक्स इक्वल टू डिक्शनरी के फॉर्म में है a कोलन m, मतलब m की मैपिंग हो जाएगी a से और इस n की मैपिंग हमारे b के साथ में हो जाएगी. यहां पर इसे ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It is saying that Boolean indexing for data frame is useful when data frame need to be divided in two subset to work upon. Well, देखिए Boolean indexing जो data frame में होती है, जहां पर कि हम ट्रू और फॉल्स कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आइडियली वो अगर किसी डेटा फ्रेम को दो सबसेट में डिवाइड करना हो उसके लिए ही हम प्रयोग करेंगे. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज ट्रू. नाउ डैश इज यूज्ड टू स्किप मिसिंग वैल्यूज. इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं skip na मेथड का. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर ऑफ append मेथड यूज्ड टू मर्ज टू डेटा फ्रेम्स. तो जब दो डेटा फ्रेम को आप मर्ज करते हैं यूजिंग append मेथड, तो यहां पर वेरीफाई इंटीग्रिटी, इग्नोर इंडेक्स और सॉर्ट, ये तीनों ही इसके पैरामीटर के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं. एक्सिस इज समथिंग जिसका प्रयोग हम मर्जिंग में नहीं करते या append में नहीं करते. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट टू मर्ज टू डेटा फ्रेम df1 एंड df2 with no duplicate row labels which command should be executed. वेल, जब आपको डुप्लीकेट रो नहीं चाहिए, ऐसी सिचुएशन में जो आर्ग्यूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड वेरीफाई अंडरस्कोर इंटीग्रिटी. तो जब आप इसे ट्रू कर देंगे, इट विल add both the data frame with unique row labels. So the correct answer is option number C. Move to the next question. To count total number of rows of data frame, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके लिए हम len का प्रयोग करते हैं and it should be written like len और इसके ब्रैकेट में हम df को पास करते हैं. Move to the next one. Here it is asking that what the following statement will display. df dot iloc ब्रैकेट में है 2:7 एंड इसके बाद में है :3. वेल, हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन को किया. तो यहाँ पे 2:7 का मतलब है ये डिफॉल्ट इंडेक्स का इस्तेमाल करेगा, जिसमें कि हम बिगिनिंग करते हैं इंडेक्स की 0 से. सो इट शुड बी लाइक 0, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो 2 का मतलब है थर्ड रो एंड 7 को एक्सक्लूड करें तो 6 तक हमारा ये वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा. थर्ड टू 7th रो एंड इसके अलावा फर्स्ट 4 कॉलम को ये डिस्प्ले करेगा. और साथ ही ये :3 का मतलब हुआ 0, 1, 2, इसका मतलब 3 कॉलम्स को. सो द करेक्ट आंसर वुड बी डिस्प्ले थर्ड टू 7th रो एंड फर्स्ट 3 कॉलम्स. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड. df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. इन ब्रैकेट यू कैन नोटिस कि हमने टपल के फॉर्म में वैल्यूज को प्लेस किया है एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग दिस कॉलम मेथड टू लेबल द कॉलम्स ऑफ दिस डेटा फ्रेम टू नेम एंड मार्क्स. तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, जब आप टपल्स के साथ इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे, सो दिस विल बी लाइक राम एंड दूसरी जो वैल्यू होगी दिस विल बी 80. सिमिलरली जॉन उसके नेक्स्ट लाइन में आएगा और यहां पर आ जाएगा इसका वैल्यू 70. डिफॉल्ट जो इसकी इंडेक्सिंग होगी दिस विल बी लाइक 0 एंड 0, 1. लेकिन आप ध्यान देंगे यहां पर इसने इस डिफॉल्ट लेबल को चेंज करने के लिए कॉलम्स को कॉल किया है. वी ऑल नो दैट कॉलम्स मेथड के द्वारा हम कॉलम की लेबलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लेबलिंग करने का तरीका उसमें यह होता है कि ये जो वैल्यूज आपने पास की है लिस्ट में, इट शुड ऑल्सो बी केप्ट इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट. तो यहां पर 2 ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे. तो ये एक टाइपो एरर है या मिसप्रिंट हो गया, तो आप इसे 2 इस तरह से नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में एक्चुअली आप प्लेस करेंगे. तो होगा क्या कि इस सिचुएशन में
नेम का मतलब फर्स्ट कॉलम का नाम हो जाएगा नेम, और जो दूसरा कॉलम है उसका रीनेम होके ये हो जाएगा मार्क्स। आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, नॉट द बैड हैंड राइटिंग एक्चुअली, इट्स बिकॉज ऑफ द गैजेट्स। मैं थोड़ा सही तरीके से लिख नहीं पा रहा हूं बिकॉज इट्स लैगिंग, सो प्लीज आप इसे इग्नोर करेंगे। तो इसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। हियर इट इज सेइंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। लिस्ट 1 है, यहां पर आप देखेंगे ये नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू प्लेस की हमने। देन df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके ब्रैकेट में हमने लिस्ट 1 को पास कर दिया है। तो देखिए जब आप नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू को पास करेंगे, इट शुड बी डिस्प्लेड लाइक 10 20, देन 30 40, एंड देन व्हाट योर 50 एंड 60। और इसी तरह से चूंकि यहां पर इसका कोई हमने इंडेक्सिंग नहीं किया है, तो ये डिफॉल्ट इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2, एंड दिस विल बी लाइक 0 एंड 1। So based on this we can say option C is correct. Move to the next question. To count total number of rows in a data frame we can use. So now we know that कि count का इस्तेमाल होता है columns के लिए और length का इस्तेमाल हम करते हैं row count करने के लिए। तो correct answer is option B. Now the next question is saying that to access individual item from data frame DF, which of the following is not correct? तो देखिए जब individual item आपको access करना हो और यदि आप LOC का इस्तेमाल करें तो उसमें हम इस तरह से वैल्यू पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। df.iat में अगर आप वैल्यू पास करें तो भी आप इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। df.at से भी इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से वैल्यू पास करेंगे df के अंदर कॉमा लगा के इंडेक्स और कॉलम लेबल को, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is asking that for given data frame df, ये हमारा डेटा फ्रेम है, what will be the output of this code df.tail2। तो हम अच्छे से अब परिचित हैं हमारे टेल मेथड से। जब हमने सीरीज को डिस्कस किया, लिस्ट को डिस्कस किया, हमने देखा था कि ये बॉटम ऑर्डर रोज को डिस्प्ले करता है बाय डिफॉल्ट 5 बॉटम रोज को। अब चूंकि हमने 2 पास किया तो ये बॉटम 2 वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, आई मीन बॉटम 2 रोज को, एंड दिस विल बी लाइक 2 3 जिस ऑर्डर में ये यहां पर दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर B. Move to the next question. Which of the following statement is incorrect for adding new column? तो हमने इसके पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे जहां पर हमने देखा कि यदि आप नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, सो यू कैन राइट आइदर डेटा फ्रेम का नाम, डॉट लगा के उसके साथ कॉलम का लेबल आप प्लेस कर दीजिए, यहाँ पे बीच में आप डॉट दे सकते हैं, ब्रैकेट में आप इसकी वैल्यू को पास कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी तरह से जब आप डॉट LOC का इस्तेमाल करेंगे, कोलन का मतलब ऑल दी रोज, और उसके बाद आपने एक सिंगल कॉलम को मेंशन कर दिया, इस तरह से भी आप वैल्यू को पास कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ऑप्शन सी, यहां पर आप देखिए एक मेथड हमने इस्तेमाल किया है असाइन। NCERT की बुक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो उसमें असाइन का कहीं पे कोई मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बाहर की बुक का रेफरेंस लेंगे तो उसमें असाइन मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं नए कॉलम को ऐड करने के लिए विथ न्यू वैल्यूज। यहां पर एक मिस्टेक मुझे दिख रही है कि जो सैलरी का हमने इन्वर्टेड कॉमा लिया है, आई मीन ये जो सिंगल कोटेशन मार्क है वो आप यहां से कट कर देंगे। इट शुड बी डायरेक्ट सेल इक्वल टू 200 300। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा। एंड सिमिलरली एम्प्लॉय डॉट एट कोलन लगा के जब आप सेल करेंगे, सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज हम एट में रेंज को डिफाइन नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is asking that df.head will display what? तो हम जानते हैं फर्स्ट 5 रोज को डिस्प्ले करेगा। The next question is which of the following statement is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? When values are assigned to column of data frame for non-existing columns, it will add a new column। तो हमने कई दफा देखा कि अगर कोई डेटा फ्रेम में आप नॉन एग्जिस्टिंग इंडेक्स को पास कर दें, कॉलम लेबल को पास कर दें, तो वो नया कॉलम बन जाता है। सिमिलरली ऑप्शन बी सेइंग दैट इन ILOC लाइक स्लाइसेस एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट व्हाइल क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी, की ऑफ ऑल डिक्शनरीज मस्ट बी सेम इन द नंबर और नेम। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग बाय डिफॉल्ट इन ड्रॉप फंक्शन ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ एक्सिस इज 1 ऑलवेज। तो हमने इसके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वहां पे हमने देखा था कि बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप मेथड होता है वो रोज को डिलीट करता है। इसका मतलब एक्सिस इक्वल टू 0 होता है, ना कि 1।
So the correct answer of this question is what? Option number D. Move to the next question. Here it is asking that which of the following cannot be used to add a new column in existing data frame. तो LOC का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, df.call अंडरस्कोर लेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, at का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज दिस ILOC फॉर एडिंग ए न्यू कॉलम. In case of any doubt, you can please comment me. Let's move to the next question. Consider the following data frame employee, that is employee name and department. यहाँ पर रो लेबल्स हैं E1 and E2. तो विच टाइप ऑफ एरर फॉलोइंग कोड विल प्रोड्यूस? emp.loc कोलन लगा के सैलरी इक्वल टू 200, 300 एंड 400. तो आप यहां पर देखेंगे कि तो देयर आर 2 रोज और हम यहां पे 3 रोज को पास कर रहे हैं. सो दिस विल प्रेजेंट यू वैल्यू एरर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट आस्था हैज गिवन फॉलोइंग कमांड टू डिलीट कॉलम पब फ्रॉम बुक डेटा फ्रेम. सो यहां पर ये कॉलम को डिलीट करने के लिए ड्रॉप लिखा हुआ है. हमने पहले इस एक्सरसाइज को किया कि अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉप मेथड, तो हमें एक्सिस इक्वल टू 1 यहां पे पास करना होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विथ ILOC बोथ स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट. तो देखिए ILOC में हमने पहले भी देखा कि जो एंड इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है. तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है. नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग विथ LOC लाइक स्लाइसेस एंड लेबल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सिमिलरली थर्ड है विथ IAT वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू फॉर ए रो कॉलम लेबल प्लेयर. देखिए जब आपको रो और कॉलम का लेबल पास करके वैल्यू एक्सेस करना होता है तो वहां पर हम AT का इस्तेमाल करते हैं, ना कि IAT का. IAT के केस में हम जो डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर होता है वो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहां पर गलत है. तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. हालांकि जो ऑप्शन डी है इसमें लिखा है टू एक्सेस इंडिविजुअल डेटा फ्रॉम ए डेटा फ्रेम वी कैन यूज रो इंडेक्स विद डेटा फ्रेम डॉट कॉलम. अर्थात इसके स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम के आप रो इंडेक्स पास कर देंगे तो हम एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल डेटा को, जो कि बिल्कुल सही है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रितिका हैज क्रिएटेड वन डेटा फ्रेम. ये डेटा फ्रेम उसने बनाया डिक्शनरी 1 के आधार पे, बट शी डजंट नो हाउ टू ट्रांसपोज इट. तो ट्रांसपोजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं df.t का. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is saying that consider this following data frame class. आप इस डेटा फ्रेम को देखें यहाँ पे. There are 4 columns, labels हैं boy, girl, subject and award. Row are class 1, class 2, class 3 and 4. So which of the following is not correct? तो देखिए class.loc लिया और उसके बाद पहले आपने रो का लेबल लगाया है जो कि बिल्कुल सही है. नेक्स्ट में आपने लिया class.loc, पहले आपने कोलन लगा के सभी रो को मेंशन किया, उसके बाद में एक सिंगल कॉलम दिया, ये भी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट में आपने लिखा class.loc, पहला लेबल आपने लिया है रो का, बिल्कुल सही है. उसके बाद कॉमा अगर नहीं लगा है इसका मतलब ऑल दी कॉलम्स. लास्ट में आपने दिया है class.loc, केवल बॉय को लिया, बॉय जो है कॉलम है, तो आप डायरेक्ट इसको मेंशन नहीं कर सकते, इसके पहले कॉमा लगेगा और उसके पहले कोलन लगेगा, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू काउंट नॉन NA वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम, मतलब मिसिंग वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम काउंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 645 इज सेइंग दैट कि हमारे पास ये डेटा फ्रेम है, तो अगर आप DF ब्रैकेट में A इक्वल टू 40 कर देंगे तो क्या होगा? तो बेसिकली ये एक स्केलर वैल्यू है जो सारे ही इन रोज पे स्टोर किया जाएगा. तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग रो लेबल्स वी कैन यूज व्हाट. तो रो लेबल यूज करके अगर आपको डेटा फ्रेम की वैल्यू एक्सेस करना है तो लेबल्स के लिए आप एट इस्तेमाल कर सकते हैं, LOC इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दोनों का आप प्रयोग नहीं कर सकते. सवाल बोल रहा है वैल्यू का, ना कि वैल्यूज का. तो ये सिंगल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, तो यहां पर एट का इस्तेमाल करेंगे. अगर यहां पे वैल्यूज लिखा होता तो हम इसे में LOC का इस्तेमाल करते. तो इस क्वेश्चन के स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम कहेंगे ऑप्शन ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट
फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस। यहाँ पे दो डिक्शनरी है। बेसिस ऑन दिस हमने डी नाम से डिक्शनरी क्रिएट किया और इसकी बेसिस पे हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया। तो देखिए ये जो फाइनल डिक्शनरी का 1 है और 2 है, ये आउटर कीज हैं, ये कॉलम लेबल का कार्य करेंगी। तो इसका मतलब यहां पर आप देखिए ये 1 और 2, और उसके बाद जो इनर है ए, बी और सी, इसका एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। एंड यू कैन नोटिस देयर आर 3 कीज ए, बी एंड सी, 3 यूनिक कीज एक्चुअली। तो ये 3 रो यहां पर क्रिएट होंगी ए, बी और सी के नाम से। और ए में आप देखिए दोनों ही डिक्शनरी में मतलब D1 और D2 इन दोनों के लिए वैल्यूज अवेलेबल हैं। सो यहां पर ये 10 और 50 होगा। लेकिन जब आप बी और सी की बात करें तो बी का डिक्शनरी 1 दैट इज कॉलम नंबर 1 के लिए यहां पे वैल्यू अवेलेबल है, कॉलम 2 के लिए नहीं है, इसलिए ये मिसिंग होगा। एंड सेम इज द केस विथ सी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। यहां पर देखिए ये डिक्शनरी है, आउटर की है बुक नेम और ऑथर, और इसके बाद में आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स में आपने 1 2 को पास कर दिया। तो ये बुक नेम और ऑथर तो कॉलम लेबल हो जाएगा और इंडेक्स नंबर होगा 1 2। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन सी हियर ऑप्शन सी एंड डी, जहां पर बुक नेम और ऑथर जो है, चूंकि यहाँ पर बुक नेम पहले और ऑथर बाद में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हियर इट इज सेइंग दैट अगेन हमारे पास ये डेटा फ्रेम है। तो अगर आप डीएफ डॉट काउंट करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट आएगा। तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। सो आई डोंट थिंक कि मुझे इसको बताना की भी जरूरत है आपको। बट अगेन रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये 3 कॉलम को ये काउंट करेगा। और यू कैन से मार्क्स में एक मिसिंग वैल्यू है तो ये 3 हो जाएगा, बाकी दोनों में 4 रिटर्न करेगा। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन सी एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ डेटा फ्रेम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ना सिर्फ डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, डेटा फ्रेम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है उसे भी समझने में। इसी उम्मीद के साथ में चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नए सेशन में फिर नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।